नमस्कार। एक डीजल जनरेटर की लंबी उम्र और बेहतरीन परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर टिकी होती है कि उससे कैसे इंस्टॉल किया गया है और उसका दैनिक रखरखाव कैसा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीजी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की गाइडलाइंस को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे इन तकनीकी बारीकियों में उतरते हैं। एक परफेक्ट और सुरक्षित सेटअप के लिए हमें 4 मुख्य स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला, लोकेशन और एनवायरनमेंट सेटअप। दूसरा, जेनसेट के फाउंडेशन का निर्माण। तीसरा, सुरक्षित लिफ्टिंग और आखिर में उसका डेली और रूटीन मेंटेनेंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, यानी लोकेशन और एनवायरनमेंट सेटअप की। किसी भी जनरेटर की लंबी उम्र तय करने का सबसे पहला कदम उसे खरीदने से भी पहले शुरू हो जाता है, और वो है एक सही जगह का चुनाव। जब एक स्टैंडर्ड डीजी यूनिट को आउटडोर या रूफटॉप पर इंस्टॉल किया जाता है तो धूल और धुआं इसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी फैसिलिटी मैनेजर की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मशीन को एकदम साफ और बिना किसी रुकावट वाले वातावरण में रखा जाए। मशीन के चारों ओर उचित जगह छोड़ना सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि एक सख्त आवश्यकता है। अगर जेनसेट खुले मैदान में है तो उसकी ऊंचाई से 2 गुना खाली स्पेस होना ही चाहिए। वहीं अगर इसे किसी कमरे या बेसमेंट में लगा रहे हैं तो हर तरफ से कम 3 मीटर का क्लियरेंस जरूरी है। रूफटॉप के लिए भी 3 मीटर का क्लियरेंस चाहिए, पर वहां बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और हवा की दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, क्रॉस वेंटिलेशन। ठंडी और साफ हवा का आना जाना बेहद जरूरी है। अगर स्पेसिंग और वेंटिलेशन सही नहीं है तो सिर्फ कमरा ही गर्म नहीं होता, बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है, रबर के पार्ट्स जल्दी खराब होते हैं और एग्जॉस्ट का तापमान खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। आसपास की हवा के बाद अब आते हैं जमीन पर, यानी फेज 2 जेनसेट फाउंडेशन का निर्माण। एक फाउंडेशन सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट का ढेर नहीं होता, ये एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पैड होता है। इसका वजन और मास जेनसेट के आकार के हिसाब से काफी भारी होना चाहिए। ये फाउंडेशन मशीन की पूरी लाइफ में वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन और पार्ट्स को जल्दी खराब होने से बचाने की सबसे पहली ढाल होता है। सोचिए, अगर नींव ही ठीक नहीं है तो आगे चलकर अलाइनमेंट और वाइब्रेशन की ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा होंगी जो पूरी मशीन को बर्बाद कर सकती हैं। एक स्टैंडर्ड जेनसेट फाउंडेशन बनाते वक्त कुछ खास मेजरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कंक्रीट पैड की लंबाई और चौड़ाई बेस रेल से हर तरफ कम से कम 300 मिलीमीटर आगे तक फैली होनी चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई मेंटेन रखने के लिए मशीन को जमीन के लेवल से 200 मिलीमीटर ऊपर उठाना भी उतना ही जरूरी है। अब ग्राउटिंग करने से पहले बेस रेल को शिम्स का इस्तेमाल करके बिल्कुल लेवल में लाना चाहिए। और एक रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखना है, जनरेटर को कभी भी ढीली रेत या चिकनी मिट्टी पर इंस्टॉल नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से असमान सतह पर मशीन लगानी ही पड़े तो मशीन को सिक्योर करने के लिए उचित मोटाई वाले रबर मैट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि एक टाइट सील बन सके। जब कंक्रीट अच्छे से सेट हो जाए तब शुरू होता है इंस्टॉलेशन का सबसे क्रिटिकल और थोड़ा रिस्की हिस्सा, फेज 3, यानी सुरक्षित लिफ्टिंग और प्लेसमेंट। क्रेन की मदद से इस भारी यूनिट को सुरक्षित रूप से उठाते वक्त स्प्रेडर बार के साथ नायलॉन की सॉफ्ट स्लिंग का इस्तेमाल करना लिटरली एक लाइफ सेवर होता है। ये तकनीक ये पक्का करती है कि हवा में लटकते वक्त स्टील के केबल्स यूनिट की कैनोपी को दबाकर कुचल न दें। यहाँ सही और गलत तरीके का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यूनिट को हमेशा प्रॉपर लिफ्टिंग टैकल और क्रेन के जरिए ही उतारा जाना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वो है यूनिट को सीधे फर्श या जमीन पर घसीटना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से बेस फ्रेम और अंदर के सारे अलाइनमेंट पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। फाउंडेशन सेट हो गया, मशीन अपनी जगह पर आ गई। अब आते हैं फेज 4 पर, जो कि है डेली और रूटीन मेंटेनेंस। देखिए, वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ जनरेटर रूम को हवादार बनाना नहीं होता। इंजन के क्रैंकेस वेंट्स को पाइप के जरिए बाहर की तरफ निकाला जाना चाहिए। अगर तेल के धुएं को नीचे और इंजन से दूर डायरेक्ट नहीं किया गया तो वे रेडिएटर पर जमने लगते हैं। इसका नतीजा, एयर क्लीनर बहुत जल्दी चोक हो जाता है और रेडिएटर की परफॉर्मेंस तेजी से गिरने लगती है। अब मशीन स्टार्ट करने से पहले की प्रोसेस पर आते हैं, जो बेहद क्रूशियल है।
जनरेटर को सुरक्षित रूप से शुरू करने के लिए हर बार इस सीक्वेंस का स्ट्रिक्टली पालन करना होता है। नंबर 1, डिपस्टिक का इस्तेमाल करके इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल चेक करें। नंबर 2, रेडिएटर और रिकवरी बॉटल दोनों में कूलेंट का लेवल देखें। और नंबर 3, क्लीन टैंक में पर्याप्त फ्यूल होना सुनिश्चित करें। इमरजेंसी स्टॉप रिलीज करने या ब्रेकर ऑन करने से पहले ये तीनों चेक्स मैंडेटरी हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और गंभीर चेतावनी है। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ कहती हैं कि जनरेटर के चलते समय उसमें कभी भी फ्यूल नहीं भरना चाहिए। ये लिटरली एक बड़े खतरे को बुलावा देना है। कंडेंसेशन और आग जैसी संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए मशीन को पूरी तरह बंद करने के बाद ही उसमें ईंधन डाला जाना चाहिए। एक डेली चेकलिस्ट किसी भी ऑपरेटर के लिए पहली ढाल की तरह काम करती है। बेस फ्रेम पर एंटी वाइब्रेशन माउंट्स की कसावट चेक करना, लुब्रिकेटिंग ऑयल या कूलेंट सिस्टम में किसी बाहरी लीकेज को ढूंढना और फ्यूल लाइंस में जीरो लीक्स सुनिश्चित करना। ये छोटे छोटे कदम ये तय करते हैं कि मामूली से वाइब्रेशन या ढीले पाइप्स आगे चल के किसी बड़े मैकेनिकल ब्रेकडाउन का कारण न बन जाए। तो इन सभी बातों से एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है, क्या मजबूती से डाला गया कंक्रीट फाउंडेशन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, या फिर ऑपरेटर का डेली मेंटेनेंस जनरेटर की असली उम्र तय करता है? सच तो ये है कि भले ही एक फ्लॉलेस इंस्टॉलेशन शुरुआत में एक ठोस आधार प्रदान करता हो, लेकिन एक डीजल जनरेटर भारी इंडस्ट्रियल लोड के आगे टिक पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से डेली चेक्स के अनुशासन पर निर्भर करता है। इन तकनीकी बारीकियों को समझना और फॉलो करना ही इस बेहतरीन मशीन को सालों साल बिना किसी रुकावट के चलाने की असली कुंजी है।